हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वर्षा, मेडिकल काउंसलर। आज हम जानेंगे कि आपकी डीएनसी यानी कि डाइलेटेशन एंड क्यूरेटास यानी कि बच्चेदानी की सफाई कब आपको करानी चाहिए और ये बच्चेदानी की सफाई कैसे की जाती है। इस बच्चेदानी की सफाई में को करने में कितना समय लगता है डॉक्टर को, और डीएनसी कराने के बाद यानी कि बच्चेदानी की सफाई कराने के बाद आपको किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सारी ही जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आपको डीएनसी कराने के डॉक्टर कब बोलते हैं। तो देखिए, जब आपकी अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, आपको गर्भ ठहर जाता है और आप नहीं चाहते इसको कंटिन्यू रखना, तब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप मेडिकल मेथड से इस अनवांटेड प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, या फिर आप सर्जिकल मेथड यानी कि डीएनसी कराकर इस अनवांटेड प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी 9 वीक से कम की है तो जनरली आपको मेडिसिन प्रेफर की जाती है डॉक्टर के द्वारा कि 9 वीक से कम की प्रेगनेंसी होती है तो आराम से अबॉर्शन आप टैबलेट लेके कर सकते हैं। लेकिन 9 वीक से ऊपर प्रेगनेंसी है तो ऐसे में आपको डीएनसी कराना चाहिए। बहुत से केसों में क्या होता है, आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू चल रही होती है लेकिन किसी कारण की वजह से आपका अबॉर्शन हो जाता है, तो उसमें कुछ आधा अधूरा शिशु का जो भी अंग वगैरह होता है, टिश्यू होता है, वो बच्चेदानी में रह जाता है। तो ऐसे में भी डीएनसी करानी पड़ती है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि डीएनसी कैसे की जाती है यानी कि बच्चेदानी की सफाई कैसे की जाती है, इसको करने का क्या प्रोसेस होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपके डॉक्टर आपको क्लिनिक पर बुलाएंगे फास्टिंग करके, यानी कि आपको फास्टिंग रखना है 4 से 6 घंटे के लिए। 4 से 6 घंटे आपको कुछ भी खाना नहीं है, कुछ भी पीना नहीं है, नील पर ओरल, ना खाना है ना पीना है। फिर आपको क्लिनिक पर जाना है। क्लिनिक पर जाने के बाद आपको डॉक्टर एडमिट कर लेंगे। एडमिट करने के बाद आपके थोड़े बहुत वाइटल्स वगैरह चेक किए जाएंगे और आपका कोई सैंपल वगैरह लिया जाएगा। उसके बाद आपके नीचे बच्चेदानी के रास्ते में एक मीजोप्रोस्टोल की टैबलेट होती है, वो रख दी जाती है। ये टैबलेट इसलिए रखी जाती है जिससे बच्चेदानी का मुंह आसानी से खुल सके। बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है, उसके बाद डॉक्टर अपना जो प्रोसेस होता है डीएनसी करने का वो पूरा कर सकें। टैबलेट लेने के 2 से 3 घंटे बाद आपको माइनर ओटी में ले जाया जाता है यानी कि ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के बाद आपको ऑपरेशन थिएटर में एक टेबल होती है, उस पर लिटा दिया जाता है ऑपरेशन करने वाली। फिर आपके पास एक डॉक्टर आएंगे, वो होते हैं एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। एनेस्थीसिया यानी कि आपको बेहोश करने वाले जो डॉक्टर होते हैं वो अलग से होते हैं। जो डॉक्टर आपका डीएनसी करेगा वो आपको बेहोश नहीं करता है, एनेस्थीसिया के डॉक्टर अलग से आते हैं। फिर क्या होता है, देखिए, आपको 3 तरीके से एनेस्थीसिया दिया जाता है। फर्स्ट, जीए जनरल एनास्थीसिया। जनरल एनास्थीसिया में आपको पूरा बेहोश कर दिया जाता है। इसमें आपको कुछ भी महसूस नहीं होता है, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, आपको कुछ भी महसूस नहीं होता है। थोड़े समय के लिए ही आपको जनरल एनास्थीसिया दिया जाता है, लगभग 10 मिनट के लिए। उसके बाद आप होश में आना स्टार्ट हो जाते हैं। सेकंड होता है, आपके स्पाइन में एनास्थीसिया दिया जाता है, रीढ़ की हड्डी में एनास्थीसिया दिया जाता है। उससे क्या होता है, आपके कमर से लेकर नीचे पैरों तक की पूरी बॉडी नम हो जाती है, बिल्कुल सुन्न हो जाती है। लेकिन इसमें आप होश में रहते हैं, आपको सब कुछ पता पड़ रहा होता है कि क्या हो रहा है, लेकिन आपको दर्द का कोई एहसास नहीं होता है। थर्ड होता है, ब्लॉक दिया जाता है। जिस हिस्से में काम करना है उसी हिस्से को सुन्न कर दिया जाता है। ज़्यादातर जनरल एनास्थीसिया या फिर रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइन में एनास्थीसिया देकर ही ये जो प्रोसेस होता है डीएनसी का वो किया जाता है। एनास्थीसिया देने के बाद सबसे पहले आपका जो योनि का रास्ता होता है उसको एक इंस्ट्रूमेंट होता है सिम्स स्पेकुलम करके, उससे खोला जाता है, जो कि मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट होता है। उससे खोलने के बाद फिर देखा जाता है सर्विक्स का मुंह अच्छे से खुला है कि नहीं। अगर मीजोप्रोस्टोल की गोली से सर्विक्स का मुंह अच्छे से नहीं खुलता है, अच्छे से काम नहीं करता है, तो फिर एक डायलेटर आता है जो कि इंस्ट्रूमेंट होता है, मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे उसको खोला जाता है, बच्चेदानी के मुंह को, सर्विक्स को खोला जाता है। फिर देन हम बच्चेदानी तक पहुंच पाते हैं अंदर। फिर एक सक्शन कैनुला होता है, उसको बच्चेदानी के अंदर डाला जाता है और जो भी कुछ अंदर प्रोडक्ट होता है बच्चे का उसको पूरा सक करके पूरा बाहर निकाला जाता है। एक तरीके से चूस के जो भी कुछ होता है वैक्यूम क्रिएट करके इस तरीके से पूरा जो भी प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल लेते हैं। फिर एक क्यूरेट एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो भी मेटेलिक का होता है, उससे आपके जो बच्चेदानी की चारों दीवारें होती है उनको हल्के हल्के हाथों से खरोचते हैं और देन सब कुछ बाहर निकाल देते हैं।
तो इस तरीके से आपका जो डीएनसी होता है, डायलिटेशन एंड क्यूर टास्क, वो कंप्लीट किया जाता है। डीएनसी कराने की सबसे खास बात यह होती है कि इस प्रोसेस को करने में डॉक्टर को हार्डली 5 से लेकर 10 मिनट का समय लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है, और एक ही दिन में आपको जो भी अबॉर्शन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। यहीं अगर आप मेडिकल किट वगैरह लेते हैं, एमटीपी किट लेते हैं, तो उनसे क्या होता है, आपको काफ़ी दिन ब्लीडिंग चलती है और आपको काफ़ी ज़्यादा पेन भी होता है, और इस प्रोसीजर में आपको पेन का भी एहसास बिल्कुल भी नहीं होता है। जनरली अगर 9 वीक से ज़्यादा प्रेगनेंसी होती है आपकी, तो डॉक्टर आपको डीएनसी कराने के लिए ही कहते हैं। डीएनसी कंप्लीट होने के बाद आपको ऑपरेशन थिएटर से एक रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। फिर आपको 2 से 4 घंटे हॉस्पिटल में ही रखा जाता है डॉक्टर के सुपरविजन में। फिर आपके वाइटल्स वगैरह चेक किए जाते हैं, आपका बीपी, आपका टेम्परेचर अच्छे से चेक किया जाता है, आपकी ब्लीडिंग चेक की जाती है, किस तरीके से आपको ब्लीडिंग हो रही है। साथ में ही अगर पेशेंट यूरिन पास कर लेता है तो फिर पेशेंट को सेम डे में ही डिस्चार्ज कर दिया जाता है, और पेशेंट को कुछ डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक हो गया और पेन किलर्स वगैरह देते हैं, तो उनको भी आपको टाइम टू टाइम खुद से ही लेना होता है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें कोई फॉलोअप विजिट नहीं होती। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो आपको अगले दिन डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों की, कि भाई डीएनसी करने के बाद क्या ब्लीडिंग होती है, अगर होती है तो कितने दिन होती है। देखिए, जनरली डीएनसी करने के 2 से 3 दिन आपको हल्की पूरी ब्लीडिंग हो सकती है। हार्डली माना जाए तो 7 डेज तक आपको हल्की पूरी स्पॉटिंग वगैरह हो सकती है, ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, पैड पे पैड चेंज करने पड़ रहे हैं, साथ में फीवर आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं, आप बिल्कुल भी स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे हैं आपको, तो तुरंत ऐसे में डॉक्टर्स के पास जाइए। कहीं ना कहीं ऐसा चांस तो नहीं बन गया कि आपको इन्फेक्शन वगैरह हो गया हो। तो हार्डली 7 डेज तक आपको ब्लीडिंग हो सकती है, वो भी हल्की पूरी, ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बात करिए। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि मैम डीएनसी कराने के बाद, यानी कि बच्चेदानी की सफाई कराने के बाद हमको क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको 1 से 2 दिन अच्छे से रेस्ट करना है, कोई काम वगैरह नहीं करना है, कोई भारी सामान नहीं उठाना है। साथ में ही आपको रिलेशन बनाने से बचना है, कम से कम 1 हफ्ते तक आपको रिलेशन यानी कि सेक्स वगैरह करने से बचना है, और आपको कोई भारी सामान नहीं उठाना है। साथ में जो टेम्पॉल वगैरह आते हैं, मेंस्ट्रुअल कप आते हैं, उनको आपको वेजाइना के अंदर इंसर्ट नहीं करना है। आप नॉर्मली आप पैड वगैरह यूज करिए, लेकिन आपको टेम्पॉल या फिर मेंस्ट्रुअल कप यूज नहीं करना है। और जो आपके डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी है, एंटीबायोटिक, पेन किलर, उनको टाइम टू टाइम लेना है। और नीचे आपको वेजाइना में अच्छे से हाइजीन को मेंटेन करके रखना है, गंदगी से नहीं रहना है, बिल्कुल साफ़ सफाई से रहना है। अगर ऐसा सब कुछ करते हैं आप, तो आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप वीडियो से जानकारी मिली होगी। वीडियो से जानकारी मिली तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।